चाइना जिस प्रकार से गतिविधियां अरुणाचल प्रदेश में कर रहा है और जिस तरीके से यूएस की पेंटागन ने भी अभी हाल ही में एक रिपोर्ट निकालकर ये बात बोली कि चाइना ने अरुणाचल को कोर इंटरेस्ट अपना डिक्लेयर कर दिया है। इन सब चीज़ों के पीछे गेम को समझने के लिए दो भाग यहाँ पर जानने आवश्यक हैं। सबसे पहली चीज़ आपको समझनी है कि चाइना आफ्टर ऑल अरुणाचल में क्या चाहता है, और दूसरा कि यूएस की इस पूरे खेल में क्या मंशा है। अगर हम चाइना के अरुणाचल के बारे में चीज को समझने की कोशिश करें तो आपको दो कॉन्सेप्ट्स यहाँ पर समझने की आवश्यकता है, जिनको अगर आप समझ गए तो चाइना के पूरे अरुणाचल के गेम को आप क्लियर कट तरीके से समझ जाओगे। पहला कॉन्सेप्ट है सोवरेनिटी का और दूसरा कॉन्सेप्ट है सुजरेनिटी का। आप दोनों को एक साधारण लैंग्वेज में पहले समझ लीजिए। आप मान लीजिए कि एक कंपाउंड में, एक कम्युनिटी सेंटर में रहते हैं। आप एक लोकेलिटी या मोहल्ले में रहते हैं। वहां पर आपका अपना घर है। जब आपका अपना घर है तो जाहिर सी बात है कि घर के अंदर आप किस प्रकार से कमरों में क्या सामान रखेंगे, घर की दीवारों पे कौन सा पेंट लगाएंगे, घर के बाहर अगर आपके अपने ही छोटा सा एक बगीचा है तो उसमें क्या फल फ्रूट उगाएंगे। इसके साथ साथ आप अपने घर के बाहर गाड़ी कहाँ खड़ी करेंगे, ये निर्णय आपका है। इसको कहते हैं एक साधारण लैंग्वेज में सोवरेनिटी। सोवरेनिटी का मतलब है कि आपके पास एब्सोल्यूट कंट्रोल है कि आप अपनी चीज़ों को अपने हिसाब से मैनेज करें। लेकिन अब मान लीजिए कि आप एक मोहल्ले में रहते हैं। इस मोहल्ले में आपका एक घर है। इस घर में आप अंदर घर के क्या सामान रखते हो, दीवार पे कौन सा पेंट लगाते हो, ये निर्णय आपका है। लेकिन घर के बाहर जहां पर आपका एक छोटा सा बगीचा है, उस बगीचे में कौन से पौधे लगेंगे, आपके घर के बाहर गाड़ी खड़ी होगी या ऑटो खड़ा होगा या वहां पर एक स्कूटर खड़ा होगा, ये निर्णय आपका नहीं होगा बल्कि उस मोहल्ले के अंदर रहने वाले लोगों का होगा। यानी कि मोहल्ले के अंदर जो लोग हैं वो घर के बाहर के अफेयर्स वो डिसाइड करेंगे। इस परिस्थिति को कहते हैं सुजरेनिटी। तो ये सोवरेनिटी और सुजरेनिटी का कॉन्सेप्ट यदि आपको क्लियर हो जाए तो इसके बाद आपको एक चीज अब क्लियर होगी कि चाइना का आफ्टर ऑल यहाँ पर पूरा गेम है क्या। 1913-14 की बात है कि उस समय ब्रिटिश हुकूमत जब भारत में थी तो वो बड़े अग्रेसिव तरीके से पहली बात चीन के साथ एक बाउंड्री को इस्टेब्लिश करना चाहती थी। वो इसलिए भी चाहती थी 1913-14 में क्योंकि चीन में 1911 में किंग डायनेस्टी जो थी उसका खत्मा हुआ था। किन डायनेस्टी जब कोलैप्स करी थी, वो खत्म हुई थी, तो उस समय ब्रिटिश को ये लग रहा था कि चाइना के अंदर की जो इंटरनल डायनेस्टी खत्म हो गई, कोलैप्स कर गई है। अब हमारे पास एक अप्रोप्रिएट मोमेंट है कि हम एक कमजोर चाइना को दबाव में लाकर तिब्बत के साथ एक बाउंड्री को डिसाइड करके क्लियर कट बना लें। अब समस्या क्या थी? समस्या ये थी कि 1913-14 तक चीन और तिब्बत के संबंध कैसे थे। चीन हमेशा से 1913-14 तक ये बात मानता आया था कि हमारा तिब्बत को लेके एक सुजरेनिटी का कंट्रोल है। सुजरेनिटी का कंट्रोल का मतलब ये है कि तिब्बत वैसे तो इंटरनली इंडिपेंडेंट है। तिब्बत अपने अफेयर्स को दलाई लामा के थ्रू खुद मैनेज करे। लेकिन हाँ, तिब्बत के बिहाफ पर यदि कोई फॉरेन पॉलिसी की चर्चा होगी तो वो हम करेंगे। अब लेकिन दिक्कत ये थी कि चीन जिस प्रकार से सुजरेनिटी की बात करता था तिब्बत को लेके, इस सुजरेनिटी के तहत उसने कभी भी इवन फॉरेन अफेयर्स के एरियाज में तिब्बत को लेकर कभी इंटरफेरेंस शो नहीं करी। लेकिन 1911 में जब किंग डायनेस्टी कोलैप्स करी, उसके बाद 1913-14 में जब ब्रिटिश हुकूमत ने ये निर्णय लिया कि अब हम तिब्बत के साथ पहले तो एक फ्रंटियर बना लेते हैं, एक बॉर्डर बना लेते हैं, तो उस समय ब्रिटिश के जो फॉरेन सेक्रेटरी हेनरी मैकमोहन थे, उन्होंने शिमला में एक मीटिंग बुलाई। उस मीटिंग का नाम रखा गया शिमला कॉन्फ्रेंस। 1913-14 में जब ये शिमला कॉन्फ्रेंस हुई, उस कॉन्फ्रेंस के तहत सर हेनरी मैकमोहन जो ब्रिटिश के फॉरेन सेक्रेटरी थे, उन्होंने पहली बात तो तिब्बत के एक रिप्रेजेंटेटिव को बुलाया। इसके साथ साथ उन्होंने चाइना में उस समय किंग डायनेस्टी के कोलैप्स होने के बाद जो एक कमजोर सरकार थी, जिसमें अलग अलग प्रकार के लॉर्ड्स थे, ओवरलॉर्ड्स जिनको हम कहते हैं, उनमें से एक रिप्रेजेंटेटिव को भी बुलाया। अब जब वो सारे लोग शिमला में तीनों लोग इकट्ठे हुए तो उस दौरान
सबसे पहले तो चाइना के रिप्रेजेंटेटिव जो आए थे उन्होंने इस चीज़ को आपत्ति जताते हुए बोला कि ये तिब्बत का आदमी पहली बात तो यहाँ पर क्या कर रहा है। तो ब्रिटिश के फॉरेन सेक्रेटरी सर हेनरी मैकमोहन ने बोला कि भाई ये तो तिब्बत का रिप्रेजेंटेटिव आया इसलिए है क्योंकि हमें तिब्बत के साथ एक बॉर्डर डिसाइड करना है, और तिब्बत क्योंकि एक इंटरनली इंडिपेंडेंट किंगडम है, तो जाहिर सी बात है कि जो भी सीमा तिब्बत के साथ लद्दाख से लेकर ईस्टर्न एरिया यानी कि सिक्किम से होते हुए अरुणाचल तक का जो इलाका है, उस इलाके में जो भी हमारी तिब्बत को लेकर सीमा बनेगी उस सीमा के संबंध में हमें तिब्बत के रिप्रेजेंटेटिव के यहाँ होने की आवश्यकता है। लेकिन क्योंकि आपका सुजरेनिटी का कंट्रोल है तो जाहिर सी बात है कि ये फॉरेन अफेयर्स का मामला है, तो इसलिए हमने आपको भी बुला लिया। आप भी यहाँ पर बैठकर सिर्फ इस चीज़ को देख लीजिए कि तिब्बत और हमारे बीच में क्या यहाँ पर अग्रीमेंट और सहमति बनती है। इस चीज़ को लेकर जो है चीन का रिप्रेजेंटेटिव वहाँ पर एकदम से भड़क गया। चीन के रिप्रेजेंटेटिव ने ये बात बोली कि भाई देखिए, सबसे पहली बात, हमारा तिब्बत पे सुजरेनिटी नहीं बल्कि सोवरेनिटी है। गौर कीजिए 1913-14 में जब ये शिमला कॉन्फ्रेंस हुई, चीन के इस रिप्रेजेंटेटिव ने पूरे के पूरे चीन की पॉलिसी को एक स्ट्रेटेजिक लेवल पर एक सिंगल स्टेटमेंट के तहत कंप्लीटली बदल दिया। उसने कहा कि चीन को, सिंपल बात उसने बोली कि हमारा तिब्बत के ऊपर सुजरेनिटी नहीं बल्कि कंप्लीट सोवरेनिटी है, जबकि ऐसा नहीं था। लेकिन उसने क्योंकि ये बात जताई कि हमारा तिब्बत के ऊपर सोवरिन कंट्रोल है, और सोवरिन का मतलब ये है कि भाई तिब्बत तो हमारी टेरिटरी है, हमारी टेरिटरी होने के नाते तिब्बत का रिप्रेजेंटेटिव अलग से बैठकर कैसे यहाँ पर निर्णय ले सकता है इस पर्टिकुलर चीज को लेके। ये स्टेटमेंट के तहत जब उसने इस स्ट्रेटेजिक कैलकुलेशन के तहत ओवर एक स्टेटमेंट के देते ही सुजरेनिटी को सोवरेनिटी में बदल दिया, इस कॉन्टेक्स्ट में फिर ये परिस्थिति पैदा हुई कि चीन के रिप्रेजेंटेटिव ने वहां पर प्रोटेस्ट जताते हुए बोला कि हम इस कॉन्फ्रेंस में भाग नहीं लेंगे। तो चीन का रिप्रेजेंटेटिव ये कहकर शिमला से मीटिंग से उठकर चला गया। लेकिन क्योंकि वहां पर तिब्बत का रिप्रेजेंटेटिव बैठा था और ब्रिटिश के फॉरेन सेक्रेटरी हेनरी मैकमोहन बैठे थे, इन दोनों ने मिलकर इवेंचुअली शिमला कॉन्फ्रेंस में एक एक पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट साइन किया, और उस डॉक्यूमेंट का नाम रखा गया शिमला कन्वेंशन। उस शिमला कन्वेंशन के तहत यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह हुई कि शिमला कन्वेंशन के तहत एक बाउंड्री इफेक्टिवली यहाँ पर क्रिएट की गई, और वो बाउंड्री का नाम इस ब्रिटिश के फॉरेन सेक्रेटरी के नाम सर हेनरी मैकमोहन के तहत मैकमोहन लाइन रखा गया। मैकमोहन लाइन जो थी वो तिब्बत की और भारत के बीच की एक सीमा बनी, और वो सीमा जो थी वो लद्दाख से लेकर अरुणाचल, जो उस समय नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर ट्रैक्ट जो ब्रिटिश उस समय कहती थी, उस तक इलाके तक बनी। अब क्योंकि चीन ने मैकमोहन लाइन का समर्थन नहीं किया था और यहाँ पर मैकमोहन लाइन को उसने शिमला कन्वेंशन में साइन भी नहीं किया था, तो जाहिर सी बात है कि ब्रिटिश ने पहली बात मैकमोहन लाइन तिब्बत और भारत जिसमें ब्रिटिश की हुकूमत थी उन दोनों के बीच सहमति बनाकर चले गए। अब दिक्कत क्या थी? दिक्कत ये थी कि चीन ने ये पॉइंट उजागर कर दिया था कि देखिए, सोवरेनिटी है हमारी तिब्बत को लेकर, और सोवरेनिटी होने के नाते तिब्बत के पास कोई पावर नहीं है कि वो मैकमोहन लाइन जो है उसको ऑफिशियल बॉर्डर बना दे। लेकिन दिक्कत आई 1950 में, क्योंकि 1950 में जब चीन ने तिब्बत के ऊपर इलीगली कब्जा किया और तिब्बत को इलीगली वहां पर हड़प लिया उस इलाके को, और एक इंडिपेंडेंट देश जो हमेशा से तिब्बत होता था उसको इलीगली ऑक्यूपाई करके फोर्सेबली चाइना का हिस्सा बना लिया, उसके बाद अब चीन एक शंका में फंस गया। उसको दिक्कत अब ये थी कि भाई हम इस मैकमोहन लाइन को पहली बात तो कैसे एक्सेप्ट करें। हम इस मैकमोहन लाइन को एक्सेप्ट अगर करते हैं तो प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है कि मैकमोहन लाइन को एक्सेप्ट करते ही एक चीज़ तो तय हो जाएगी कि भैया हम उस लाइन का सहमति और समर्थन कैसे करें जिस लाइन को हमने यहाँ पर पहली बात तो साइन ही नहीं किया। इस कॉन्टेक्स्ट में अब आप खेल को समझने की कोशिश करिए अरुणाचल की। भारत आज की डेट में हमेशा से ये बात कहता आया है, और जो कि सत्य भी है और आगे के लिए सत्य रहेगी भी फॉर एवर, कि पहली बात, अरुणाचल प्रदेश भारत का एक इंटीग्रल हिस्सा है। क्योंकि अरुणाचल प्रदेश, जिसको अर्लियर ब्रिटिश जो है नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर ट्रैक्ट के नाम से जानती थी, जिसको इवेंचुअली नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी नीफा के नाम से जाना गया, और नीफा के बाद वो फाइनली अरुणाचल प्रदेश बना, पहली बात वो तो भारत का इंटीग्रल हिस्सा है। अब दूसरी बात देखिए, अरुणाचल प्रदेश की सीमा किसके साथ है? तिब्बत के साथ है। तिब्बत के साथ जो सीमा है उस सीमा का नाम क्या है? मैकमोहन लाइन। अब चाइना की दिक्कत क्या है? चाइना आज की डेट में पहली बात मैकमोहन लाइन को एक्सेप्ट ही नहीं करता। इस रीजन से
चाइना क्या कहता है? चाइना कहता है कि भाई क्योंकि हमारा तिब्बत के ऊपर सोवरिन कंट्रोल था, तो इस सोवरिनिटी के नाते तिब्बत के पास तो पावर मैकमोहन लाइन को साइन करने की थी ही नहीं। भारत कहता है कि चलो एक मिनट, आप एक बात हमें समझाओ चाइना, एक मैकमोहन लाइन है। तो वो बोला, चाइना कहता है हाँ मैकमोहन लाइन है। तो भारत बोलता है कि अच्छा मैकमोहन लाइन जो है वो इफेक्टिवली, एक मोमेंट के लिए अगर हम सोचें कि चलो तिब्बत तुम्हारा है क्योंकि तुम कहते हो तुम्हारी सोवरेनिटी थी, तो कहीं ना कहीं मैकमोहन लाइन जो है वो भारत और चीन की इस मोमेंट पर बाउंड्री है। तो चीन कहता है कि भाई एक मिनट, मैकमोहन लाइन, ये लाइन एग्जिस्ट करती है, हम ये मानते हैं कि ये लाइन है, लेकिन ये कहना कि ये लाइन इस मोमेंट पर अगर वो एक्सेप्ट कर लेता है कि भारत और चीन के बीच में एक बॉर्डर है, क्योंकि तिब्बत को उसने फोर्सिबली ऑक्यूपाई करके उस इलाके को चीन का हिस्सा बना लिया है, तो चीन यहां पर फंस जाता है। क्योंकि अगर चीन ये बात कहता है कि मैकमोहन लाइन एक बॉर्डर है, तो वो कहीं ना कहीं ये एक्सेप्ट कर बैठता है इनडायरेक्टली इस पॉइंट को कि फिर तिब्बत के पास वो पावर थी मैकमोहन लाइन को एक्सेप्ट करने की, और तिब्बत को उसने फोर्सिबली ऑक्यूपाई करा। तो भारत ने, आप समझे यहाँ पर कि किस प्रकार का एक ट्रैप खेल रखा है चाइना के साथ, कि चाइना मैकमोहन लाइन को एक्सेप्ट भी नहीं कर सकता और रिजेक्ट भी नहीं कर सकता। रिजेक्ट इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि हिस्टोरिकली शिमला कन्वेंशन में मैकमोहन लाइन बनी है। एक्सेप्ट इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि एक्सेप्ट किया तो वो तिब्बत की सुजरेनिटी को एक्सेप्ट करेगा, और यहां पर वो तिब्बत की सुजरेनिटी को एक्सेप्ट करने के बजाय तिब्बत के ऊपर सोवरेनिटी जताने की कोशिश कर रहा है। तो गेम सारा इतना है। इस रीजन से आज चीन को ये लगता है कि अरुणाचल के ऊपर जिस प्रकार की वो गतिविधियां और क्लेम्स करने की कोशिश करता है, कहीं ना कहीं वो, पहली बात तो इस मैकमोहन लाइन के खेल से फ्रस्ट्रेटेड है, क्योंकि उसको ये चीज़ समझ नहीं आ रही कि मैं विश्व की इतनी बड़ी शक्ति बन चुका हूं, और यहाँ पर इस लीगल ट्रैप में भारत ने मुझे पहली बात तो फंसा रखा है। सबसे दूसरी बात क्या है, अब यहाँ पर अमेरिका की पेंटागन की रिपोर्ट आती है। पेंटागन कहता है कि भैया पहली बात तो जो है, चीन ने अरुणाचल प्रदेश को अपना कोर इंटरेस्ट डिक्लेयर कर दिया है। चाइना का कोर इंटरेस्ट डिक्लेयर करने का मतलब ये होता है कि चाइना, पहली बात तो उस पर्टिकुलर जिस भी टेरिटरी को लेकर वो अपना कोर इंटरेस्ट बना देता है, उसको लेकर अब वो बेसिकली किसी प्रतीक कोई नेगोशिएशन करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि वो उसके लिए एक नॉन नेगोशिएबल पॉइंट हो जाता है कि ये टेरिटरी तो अब हमारी है। अब एक चीज को समझने की कोशिश कीजिए, चाइना ने हिस्टोरिकली ताइवान को अपना कोर इंटरेस्ट डिक्लेयर किया है। जब चाइना ने ताइवान को कोर इंटरेस्ट डिक्लेयर किया था, तो ये डिक्लेरेशन पूरे विश्व के सामने आज अवेलेबल है। दूसरी बात, चाइना ने यहाँ पर ये जो सो कॉल्ड, अमेरिका की पेंटागन की रिपोर्ट कह रही है कि चाइना ने अरुणाचल को अपना कोर इंटरेस्ट डिक्लेयर कर दिया है। पहली बात, चाइना की तरफ से इस प्रकार का कोई डिक्लेरेशन पिछले एक महीने में तो नहीं आया। दूसरी बात, चाइना का यदि कोई डिक्लेरेशन अगर आया भी, तो चाइना ने ऑफिशियली इस बात का तो समर्थन किया ही नहीं कि उसने अरुणाचल को कोर इंटरेस्ट लेवल पर एलिवेट कर दिया है। तीसरा, अगर ये चीज आई ही नहीं तो विश्व की किसी भी संस्था को ये बात के बारे में पता नहीं चला था सवाए अमेरिका के पेंटागन के। आप खेल को समझने की कोशिश कीजिए। अमेरिका को लगता है कि जिस प्रकार से उसकी खुद की आवाम मूर्ख है, जो एक डोनाल्ड ट्रंप जैसे एक गधे को इलेक्ट कर सकती है, तो उनको लगता है कि पूरे विश्व के सारे लोग और सारे लीडर भी मूर्ख हैं। इस रीजन से समझने की कोशिश कीजिए कि अमेरिका ये प्रकार की झूठी अफवाहें आज की डेट में क्यों फैला रही है। क्योंकि अमेरिका को ये बात पता है कि जिस प्रकार से भारत और रशिया के संबंध अभी इंप्रूव हुए पुतिन की विजिट के बाद, जिस तरीके से भारत और चाइना के बीच के संबंध इंप्रूव हो रहे हैं, अमेरिका को सारा खेल इस चीज से लेकर डर लग रहा है कि कहीं आने वाले समय में रशिया, इंडिया, चाइना का ये जो ट्राइलैटरल है, यदि ये मजबूत हो गया तो भैया हम तो बिजनेस किस प्रकार से करेंगे। तो यहाँ पर अमेरिका का व्यवहार पूरा एक व्यापारी के व्यवहार का है, क्योंकि जब एक व्यापारी, एक दुकानदार ये देखता है कि मेरी दुकान पे खाना खाने के बजाय या सामान लेने के बजाय आसपास वालों की दुकान से लोग सामान खरीद रहे हैं, तो उसको बेचैनी होती है। और भारत में आप देखिए कि ये दुकानदार अपनी तोंद के नीचे फिर खुजलाते हैं पूरा टाइम बैठ के। क्यों? क्योंकि इनको इस चीज से जलन होती है कि भैया अगर हमसे सामान नहीं लेंगे तो हम फिर किसको सामान अपना बेचेंगे। अमेरिका की फ्रस्ट्रेशन को समझिए। भारत और रशिया के बीच के बढ़ते संबंध, भारत और चीन के बीच में इंप्रूव होते हुए संबंध, रशिया, इंडिया, चाइना ट्राइलैटरल के बारे में चर्चाएं होना, भारत का अमेरिका को किसी प्रकार से कोई तवज्जो ना देना, ये सारे पॉइंट्स आज की डेट में अमेरिका के अंदर जिस प्रकार की फ्रस्ट्रेशन पैदा कर रहे हैं, इस फ्रस्ट्रेशन को आप समझने की कोशिश कीजिए कि यहाँ पर खेल सारा क्या है।
अमेरिका इस चीज को लेकर बेचैन हो रहा है कि अगर रशिया इंडिया चाइना ट्राइलेटरल बन गया तो पहली बात, मैं किस तरीके से भारत को जो है बेवकूफ बनाता रहूंगा कि भैया देखो आपके पास तो एक चाइना थ्रेट है, चाइना थ्रेट है तो आप हमसे सामान खरीदते जाइए। तो अमेरिका इस मोमेंट पर उस व्यापारी की तरह बैठा है तोंद निकाल के और उसके नीचे खुजली करते हुए कि भैया अगर भारत ने हमसे सामान लेना खरीदना बंद कर दिया तो हम सामान इवेंचुअली बेचेंगे किसको। यहाँ पर अमेरिका की ये फ्रस्ट्रेशन जो है इस पेंटागन की एक आर्टिफिशियली मैन्युफैक्चर्ड फेक रिपोर्ट में यहाँ पर विजिबल है। और अमेरिका की बेचैनी इस चीज़ से भी विजिबल है कि जब से पुतिन की विजिट हुई, पुतिन की विजिट से पहले जो है चीन के साथ संबंध इंप्रूव हुए, तब से अमेरिका में एक बेचैनी मची हुई है कि हमने भारत को खो दिया। भाई आपने भारत को खो दिया तो आपने अपनी मूर्खता की वजह से खोया। आपने भारत को क्या समझ रखा था कि भारत कोई वो पुराना भारत है जो आपका एक नौकर और गुलाम बन के बैठा रहेगा कि जब आपका मन करे आप भारत को जो मर्जी इंस्ट्रक्शन देंगे और भारत वही फॉलो करेगा। ये भारत वो भारत तो रहा नहीं अब, क्योंकि यहाँ पर भारत अब अपनी तरफ से अपने खुद पॉइंट्स को उजागर करते हुए अपनी विदेश नीति अपने हिसाब से डिसाइड करता है। तो आप तो अब डिसाइड करेंगे नहीं कि हमें करना क्या है। वो चपड़ासीगिरी और नौकरगिरी का जो एक कॉन्सेप्ट आप चलाते थे भारत की विदेश नीति को आर्म ट्विस्ट करने का, वो गेम तो अब खत्म हो चुका। तो इस कॉन्टेक्स्ट में यहाँ पर दो चीज़ें स्पष्ट हैं। पहला कि ये अमेरिका की रिपोर्ट का कोई मायने नहीं है, क्योंकि ये एक बेचैनी की आउटकम है जिसमें अमेरिका सिर्फ ये शो करना चाह रही है कि हमारे आर्म्स ट्रेड इवेंचुअली यहाँ पर जो है अफेक्ट होंगे। दूसरी सबसे बड़ी चीज़ ये है कि यहाँ पर इस रिपोर्ट की खंडन चाइना ने खुद भी की है, ये कहते हुए कि ये रिपोर्ट जो है भारत और चीन के बढ़ते संबंध में एक प्रकार का तनाव पैदा करने की रिपोर्ट है, तो इसकी तवज्जो ना भारत को देनी चाहिए और ना चीन को। और ये पहली बार ऐसा हुआ है कि चीन ने खुद इस प्रकार की अमेरिका के द्वारा आर्टिफिशियली फेक मैन्युफैक्चर्ड रिपोर्ट का खंडन किया है, वो भी भारत को लेके। क्योंकि चीन का रवैया कभी भी ऐसा नहीं रहा है हिस्टोरिकली। पहले एक चीज तय है कि हाँ, जहां तक चाइना का अरुणाचल का खेल है, वो अरुणाचल का खेल सारा जो है सुवरेनिटी और सोवरेनिटी का गेम है। और अगर आप ये सुवरेनिटी और सोवरेनिटी के खेल को समझ गए जो हमने इस वीडियो में चर्चा करी, तो आप एक चीज को समझ पाएंगे कि चाइना के ग्रे जोन टैक्टिक्स जो वो अरुणाचल में कर रहा है, जिसमें वो हमारे यहाँ के नागरिकों को अरुणाचल के वीजा को लेकर हैरेस करता है, कार्टोग्राफिक अग्रेशन मैप पे करता है, ये सारी गतिविधियां आने वाले समय में वो जारी रखेगा। बिकॉज उसको ये सब चीज़ें करनी ही करनी है, क्योंकि वो मैकमोहन लाइन को लेकर बेचैन है। तो आई बिलीव इस वीडियो के बाद आपको इस पूरे विषय के बारे में कंप्लीट क्लैरिटी मिल गई होगी, और अब आप चाइना के इस खेल को और खास करके इस नापाक अमेरिका के इस खेल को यहाँ पर डेफिनेटली लॉन्ग रन में अब समझ पाएंगे। धन्यवाद।